लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा था। हमने मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था कि मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर या मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो 3 आर्किटेक्चर्स पर डिपेंड होता है। नंबर 1 है टेली प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, नंबर 2 फाइल सर्वर आर्किटेक्चर, नंबर 3 क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हम लोग फाइल सर्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, टेली प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हम करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की क्या टाइप्स हैं, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जब काम करता है तो वो कैसे करता है। जब भी हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजीज भी बेसिकली आर्किटेक्चर को ही कहा जाता है। आर्किटेक्चर के अंदर काम किस तरह होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी के अंदर काम किस तरीके से होगा या क्या सिस्टम है, हम उसको क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी बोलेंगे। क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर, नंबर 2 मल्टीपल क्लाइंट्स सिंगल सर्वर, नंबर 3 मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर। नाम से पता है, जब आपको नाम याद होगा तो वर्किंग आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। हम सबसे पहले सिंगल क्लाइंट और सिंगल सर्वर के पास देखते हैं। मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक क्लाइंट था और इस क्लाइंट ने मिसाल के तौर पर कॉलेज के सर्वर से यानी यूनिवर्सिटी का CMS से ये पता करवाना था कि मिसाल के तौर पर शाहजेब हैदर के मार्क्स कितने हैं। तो शाहजेब हैदर ने क्या किया, अपना क्लाइंट मशीन यानी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कोई क्यूरी भेजी, सिलेक्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वेयर द स्टूडेंट ID फॉर एग्जांपल 14। तो सर्वर ने क्या किया कि उस क्यूरी को प्रोसेस किया और दोबारा डाटा वापस जो है क्लाइंट को भेज दिया, मशीन को भेज दिया कि हाँ जी जो डाटा आपको चाहिए उसका आंसर ये है। देखो इसके अंदर हमारे पास एक ही क्लाइंट है और एक ही सर्वर है। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट सिंगल क्लाइंट एंड सिंगल सर्वर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज़ कॉल्ड सिंगल क्लाइंट एंड सिंगल सर्वर। अ टोपोलॉजी in which we have one client and one server only, that is called single client and single server। अब सिंगल क्लाइंट और सिंगल सर्वर के अंदर ऑब्वियसली बात है, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान आता है। नंबर 1 तो ये है कि ये सिर्फ एक ही बंदे को फैसिलिटेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर उसामा यहाँ पर आया और वो चेक करना चाहे कि उसके मार्क्स कितने हैं तो वो इस टोपोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकता। अब इन्हीं इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स और सिंगल सर्वर बनाते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स और सिंगल सर्वर इट्स द बिगेस्ट एंड गुड एग्जांपल ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का CMS। देखो ये हमारा सर्वर जो है, ये जो मेरे माउस की तरफ ध्यान देना, ये जो हमारा सर्वर है ये इस वक्त पड़ा हुआ हालकाबाद कैंपस में, जहाँ पर ये चीज़ मशीन पड़ी होती है, जहाँ पे आपका सारा डाटा सेव होता है। एक कंप्यूटर इस्लामगढ़ में है जो क्या कर रहा है, चेक करना चाह रहा है कि उसके मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के, ठीक है। और एक कंप्यूटर मेरे पास ये है जो मीरपुर में रह रहा है लड़का और वो चेक करना चाह रहा है कि उसके मार्क्स कितने। अब इसमें क्या होगा कि ये भी अपनी क्वेरी भेजेगा, ये भी अपनी क्वेरी भेजेगा कि मुझे इसके मार्क्स चाहिए। सर्वर क्या करेगा, जो पहले आएगी पहले उसको हैंडल करेगा, उसका डाटा इसको भेज देगा और जो डाटा इसकी तरफ से आया होगा वो उसको भेज देगा। दैट इज़ अ रीज़न दैट व्हेन वी हैव मोर देन वन क्लाइंट एंड ओनली वन सर्वर फॉर द प्रोसेसिंग वी कॉल्ड इट लाइक मल्टीपल क्लाइंट सिंगल सर्वर। हमारे पास क्लाइंट एक से ज़ायद होंगे व्हेन वी हैव मोर देन वन क्लाइंट बट ओनली वन सर्वर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्लाइंट्स एंड सिंगल सर्वर। ये क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी की टाइप नंबर 2 है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी की टाइप नंबर 3 में, व्हेन वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल सर्वर। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ गूगल की। जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं गूगल से सर्च करता हूँ पाकिस्तान, let me show you guys the practical example of it। सॉरी, मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ मुझे पाकिस्तान के बारे में बताओ। अच्छा देखिए, पाकिस्तान से रेलिवेंट गूगल के पास बेशुमार इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन नंबर 2 ये वाली,
और इंफॉर्मेशन नंबर 3 यानी ऑफिशियल गेटवे टू द पाकिस्तान का जो सेक्शन है, ये हमारे पाकिस्तान के सर्वर में पड़ा, यानी एक सर्वर जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट में भी फेलिंग एशिया अल जजीरा जो है बेसिकली ये अरब कंट्री का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल जजीरा में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल लीबिया में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन किधर आई, किधर से आई, ये लीबिया के सर्वर से आई है। उसके बाद द गार्डियन जो है ये, सॉरी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के देख लें, ये अमेरिकन कंपनी, सॉरी अमेरिकन वेबसाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यूएस के सर्वर से या अमेरिका के सर्वर से मिली है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल सर्वर व्हेन वी हैव मोर देन वन क्लाइंट एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सर्वर्स, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्वर। मिसाल के तौर पर गूगल से, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? तो हम ये कहते हैं कि जैसा हमारे पास क्लाइंट नंबर 1 था जो पाकिस्तान में बैठा था, क्लाइंट नंबर 2 जो है वो मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में, सॉरी शहरों के नाम लेने थे, और क्लाइंट नंबर 3 जो है वो भी किसी फॉर एग्जांपल कसकुमा में बैठा हुआ। तो 3 मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास हमारी मशीन्स पड़ी हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सर्वर। हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर नहीं है। In this condition, we called it like multiple clients because we have more than one client, and we will say that we have multiple servers because we have more than one server. That is the reason we called it as multiple clients and multiple servers. This is the type number 3. We will try to repeat it again, that when we have one client and one server, we called it as single client, single server. When we have more than one client and only single server, we will call it as multiple client single server. And when we have more than one clients and more than one server and the information is distributed between the servers, that is called multiple clients and multiple servers. सबसे पहले मुझे ये चीज़ क्लियर करें कि आपको ये सब चीज़ क्लियर हुई है, ये चीज़ पता चला तीनों में क्या फ़र्क है? शाबाश। ईजी है। आई थिंक यू गाइज हैव टू एग्जामिन कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है। करंट सिनेरियो में देखा जाए, जो आप लोग पहले डाटा स्ट्रक्चर मेरे से पढ़ चुके हो तो आपको लग रहा होगा कि क्या मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाया है इसने। पार्ट नंबर 2, हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की टाइप्स क्या होती हैं? वो हिस्सों में डिवाइडेड था, जो मल्टीपल क्लाइंट, सिंगल क्लाइंट्स और वो सारा कुछ था। तो हम ये कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 है 2 टायर, नंबर 3 है 3 टायर। कुछ लोग इसको टीयर भी पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है। तो जो लोग अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करते हैं वो टायर पढ़ते हैं, जो लोग ब्रिटिश एक्सेंट को पढ़ते हैं वो टीयर पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और नंबर 3 क्या है? 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है। देखो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है 2 टायर जो होता है वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल, 4 से 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1, उसके अंदर डेटाबेस होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है डेटा इंसेंटिव बिजनेस एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। आप डेटा इंसेंटिव बिजनेस एप्लीकेशंस का मतलब सिंपल ही लफ्ज़ों में बोलूँ कि वो एप्लीकेशन या वो चीज़ें जो हम मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम व्हाट्सएप को मद्देनज़र रख के करते हैं, उसमें क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 डाटाबेस, जाहिर सी बात है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन, तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, आपके बैकअप जो कहीं सेव होता है तो वो डाटाबेस में सेव होता है। नंबर 2 ट्रांजैक्शन लॉजिक, आप जब सेंड के बटन पे क्लिक करते हो तो एक क्यूरी परफॉर्म होती है जो डेटाबेस को जाके बताती है कि जो मैसेज मैंने अभी किया है इसको सेव कर दो। इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप से किसी मैसेज को डिलीट करना चाहो तो वो क्या करता है, डेटाबेस उस मैसेज को डिलीट भी कर देता है। तो हम इसको कहते हैं हमारी ट्रांजैक्शन लॉजिक है। ये ट्रांजैक्शन जिसा नॉर्मली जो लफ्ज़ ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो बैंकिंग की फील्ड में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं कि 10,000 रुपया या 20,000 रुपया किसी दूसरे के अकाउंट में भेज दो, तो ट्रांजैक्शन जो होती है हमारे अकाउंट में लिखी आती है कि 10,000 रुपया किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया।
यहाँ पे ट्रांजैक्शन लॉजिक का मतलब होगा वो ऑपरेशन जो उस डेटाबेस के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3, बिजनेस डेटा एप्लीकेशन लॉजिक। डेफिनेटली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डेटाबेस बना रहे हो तो उसकी बिजनेस डेटा एप्लीकेशन भी होगी, तो उसकी लॉजिक होना ज़रूरी है कि हमारे पास ये बिजनेस डेटा एप्लीकेशन ज़रूरी है। एप्लीकेशन होगी तो हम लोग कोई चीज़ बनी होगी तो हम उस पर डेटाबेस अप्लाई करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़र इंटरफेस। जब हमारे सामने कोई चीज़ लिखी ही नहीं आएगी, फॉर्म्स बने हुए आएंगे ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह इंसर्ट करना, डिलीट करना है या अपडेट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता था वो 2 टायर बेस्ड होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो डाटाबेस, ट्रांजैक्शन लॉजिक, बिजनेस डेटा एप्लीकेशन और यूज़र इंटरफेस होती थी, वो इन कंपोनेंट्स में ये जो 4 चीज़ें हैं, पूरा डाटाबेस इसमें डिवाइड हुआ होता था। अब इसके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि जब 2 टायर हम बोलते हैं तो टायर 1 और टायर 2 में क्या चीज़ होती है। टायर 1 देखते हैं सबसे पहले क्या। टायर 1 ये कहता है कि जो क्लाइंट मशीन है, मेरे माउस की तरफ ध्यान दें, टायर 1 ये कहता है कि क्लाइंट जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है यूज़र इंटरफेस के लिए, और नंबर 2, क्लाइंट ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, बिजनेस एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जब हम आए हमने कहा चलिए ठीक है टायर 1 में था, अब टायर 2 में क्या होगा, ऐसा क्या वजह है कि टायर 2 में हो गया। देखो, अगर हर चीज़ हम क्लाइंट की साइड से कर देंगे तो सर्वर क्या करेगा, फिर सिर्फ डाटा को प्रोसेस करेगा, नहीं। दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सेकंड टायर इन इट, इन विच व्हाट वी डू। क्या क्या टास्क होते हैं, सबसे पहले वो सर्वर साइड वैलिडेशन करेगा। सर्वर क्या करेगा कि मिसाल के तौर पर आपने गूगल पे जाके सर्च किया विकीपीडिया, तो सर्वर चेक करेगा क्या इसने स्पेलिंग सही लिखे भी हैं या नहीं लिखे। ये अब आपका ब्राउज़र नहीं बताता, जब आप एंटर के बटन पे क्लिक करते हो, क्यूरी जाती है, तब आपको बताया जाता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इन इट। नंबर 2, डाटाबेस एक्सेस। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कभी कोई वेबसाइट विजिट करने की कोशिश की हो, लिखा आया हो अनएबल टू ज्वाइन या अनएबल टू, जिस तरह भी गूगल मीटिंग का, ये डाटाबेस के एरर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेकंड टायर में क्या होता है कि हम लोग डाटाबेस की जो हमारी चीज़ें होती हैं, हम लोग उस चीज़ को भी हैंडल करते हैं। तो इसलिए हम इसको 2 टायर बोलते हैं, ताकि क्लाइंट का भी काम हो जाए और हमारा सर्वर का भी काम हो जाए। अच्छा जी, 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स में होता क्या क्या। सबसे पहले क्या हमारे पास प्रेजेंटेशन सर्विस होती है। प्रेजेंटेशन सर्विस किसको हैंडल करती है, जितनी भी बेसिक बिजनेस और एप्लीकेशन लॉजिक्स जो होती हैं उसको हैंडल करती हैं। बेसिक हम लोग बिजनेस और एप्लीकेशन लॉजिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले। डाटा सर्विसेज होती हैं जो क्या करती हैं कि हमारी बिजनेस लॉजिक को लिमिटेड करती हैं, सिर्फ वैलिडेशन करने के लिए कि आइदर जो क्लाइंट डाटा चाह रहा है सर्वर से वो उसको मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं गूगल के ऊपर जाके लिखूं कि मुझे हफ्सा की फॉर एग्जांपल फेसबुक का पासवर्ड बता दो, तो डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रेंट ऑन अ डेटाबेस। तो ये जो डाटा सर्विसेज होती हैं वो क्या करती हैं, बिजनेस लॉजिक की लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करती हैं कि जिसका पासवर्ड ना आए, किसी की इमेज ना आए जो उसने हाइड करके रखी हो, प्राइवेसी में लगाई हो। ठीक है, इसी तरह नंबर 3 क्या है कि डाटा जो होता है वो क्या होता है, रिलेशनल डाटा बेसिस के थ्रू आ सकता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटा बेसिस के थ्रू आ सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा बेस के थ्रू आ सकता है, या इनमें से कोई भी स्कीम को यूज़ करते हुए आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो चीज़ है वो ये है कि क्लाइंट जो होगा वो क्या करेगा कि जो हमारा यूज़र एंड होगा या एंड आप कह सकते हैं जो सामने इंटरफेस हमें नज़र आता है, वो उसके थ्रू क्या करेगा, सेंट्रलाइज डाटाबेस के थ्रू एक्सेस कर सकेगा। इस तरह के जिस तरह आपने फॉर्म बनाया है, तो आपने शाहजेब के फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स एंटर किए हैं, तो वो वहाँ से मैं एंटर करूँगा, तो मैंने क्लाइंट में क्या किया, सिर्फ CMS में जाके वो एंटर किए। CMS ने आगे क्या किया कि वो डाटा सारा डाटाबेस में जाकर सेव कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, ये जितने भी पुराने डेटाबेस है उनको ज़्यादा वाइडली एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि इसमें इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता। नंबर 2, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नंबर 3 ये है कि इसमें हमें कम से कम हार्डवेयर चाहिए होता है। नंबर 4, इसमें मतलब नेटवर्किंग बहुत थोड़ी होती है, तो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन कास्ट विल बी रिड्यूस्ड। हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, क्लाइंट और सर्वर। दैट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग एल्स। इधर से मिस्टेक होगी तो उधर से मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि ये एक बहुत ओपन आर्किटेक्चर है जो क्या किया जा सकता है, कोई भी बंदा इसको एडॉप्ट कर सकता है। मुझे 1 मिनट पानी पीने दें। उसके बाद है 2 टायर क्लाइंट आर्किटेक्चर के अंदर
हुआ क्या था ऐसा, 1990s तक ना सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1990s के बाद ऐसा हुआ कि जो हमारी एप्लीकेशंस थी यानी सॉफ्टवेयर जो थे वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गए, इतने ज़्यादा कि इसको एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल फेसबुक, जब फेसबुक शुरू में आया तो मार्क जकरबर्ग और उसके 5 दोस्त ही हाल ही फेसबुक को यूज़ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हर बंदे ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो दैट्स मीन द क्लाइंट्स कितने हो गए, मिलियंस में हो गए हमारे पास, ठीक है। तो उस सूरत में हम ये कहते थे कि जो क्लाइंट है वो क्या हो गया, फैट हो गया, मोटा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ज़्यादा डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रैम्स चाहिए होंगी, ज़्यादा सीपीयू पावर ज़्यादा चाहिए होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत अजीब है वो ये है कि क्लाइंट साइड की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर अगर कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यानी मैं क्लाइंट मशीन पर बैठा हूँ ना, सर्वर तो उधर होगा जहाँ फेसबुक के सर्वर्स पड़े हुए हैं वहां पर इस चीज को सारी चीजों का मिक्सचर हो सकता है वहां पे। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए 1995 के अंदर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स किस्म के सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए, हम 3 टायर एप्लीकेशन को ले आए। अब इस 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती थी। नंबर 1 यूजर इंटरफेस जो पहले भी था वो हमारे कंप्यूटर के एंड पे यानी यूजर को नजर आया करता था, क्लाइंट को नजर आता था। बिजनेस लॉजिक एंड डेटा प्रोसेसिंग लेयर जो होती थी वो बना दी की, जो क्या करती थी, डाटा को प्रोसेस करती थी। नंबर 3 चीज क्या होती थी, डाटाबेस इटसेल्फ। देखो पहले क्या होता था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये मेरे माउस की तरफ ध्यान दो। एक ये चीज़ होती थी और एक ये चीज़ होती थी। इसका काम होता था मशीन से पूछना कि मुझे बताओ कि शाहजेब के मार्क्स कितने हैं। ये क्या करता था, शाहजेब के मार्क्स ढूंढता भी था और साथ फिर प्रोसेसिंग भी करता था। जो आप लिखते हो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 14, तो इसका काम होता था पहले चेक करना 14 आईडी क्या और उसके बाद डाटा जो है यहाँ से उठाकर इसको भेजना। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपने चीज़ नोटिस की होगी, क्यूरी को प्रोसेस करना भी और डाटा से डाटा निकाल के उसके अंदर सेव कराना, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना सर्वर के लिए बड़ा इशू बन जाया करता था। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हमने 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाया। अब क्लाइंट का काम क्या हो गया, सिर्फ यूजर इंटरफेस उसके सामने, वो जो चीज़ करना चाहेगा उसके पास मौजूद है वहाँ पे ऑपरेशन। सेकंड टायर के अंदर क्या हुआ, हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर आ गए जिसमें क्या हुआ, बिजनेस लॉजिक और डेटा प्रोसेसिंग। मिसाल के तौर पर जितनी भी क्यूरीज होती थी वो इस जगह पे आकर एप्लीकेशन सर्वर पे चलना शुरू होगी। नंबर 3 पे क्या आया, हमारा डाटाबेस सर्वर आ गया। डाटाबेस सर्वर आने से क्या हुआ, हमारे पास क्यूरी के ऊपर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी, सॉरी मैं दोबारा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती थी, तो यहाँ से आके डाटा को निकाला, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर दिया जाता था। तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि क्यूरी को कौन प्रोसेस कर रहा है, ये वाला सर्वर कर रहा है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर, और डाटाबेस सर्वर क्या कर रहा है, डाटा की वैलिडेशन और डाटाबेस की एक्सेस दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक सर्वर के अंदर 2 काम हो रहे थे, हमने क्या किया, उनके काम को डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए किया क्योंकि जब हमारे पास मिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं तो एक सर्वर को उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो होता है कि बहुत लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर चाहिए होता है, चाहिए ज़रूर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। नंबर 2 मेंटेनेंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई है। किस तरह कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि क्यूरी के अंदर कोई मसला, तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें मसला आ रहा है। अगर डाटाबेस को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा तो मुझे पता चल गया इसमें मसला है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। नंबर 3 चीज़ ये है कि इट्स वेरी इजी टू मॉडिफाई या रिप्लेस करना, क्योंकि अगर मुझे क्यूरी चेंज करनी है तो मैं सिर्फ इसके अंदर से जाके चेंज करूँगा, ना ये चीज़ चेंज होगी ना ये चीज़ चेंज होगी। पुराने वक्त अगर पुरानी चीज़ों को देखा जाए तो अगर मुझे इसके अंदर चीज़ चेंज करनी है तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ता, क्योंकि ये और ये दोनों इकट्ठे ही होते थे उस वक्त, ठीक है ये चीज़। तो ये था आज का लेक्चर आप लोगों का। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें।